of normal pivot Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. हम भारतवासियों के लिए एक प्राउड मोमेंट, चंद्रयान 3 का लॉन्च हो चुका है। पर आज इस मुकाम तक अगर हम पहुंच पाए हैं ना, तो वो उस सपने के कारण है जिसे विक्रम साराभाई ने देखा था। विक्रम साराभाई वो इंसान थे जो ये समझते थे कि भारत को अगर एक उन्नत देश बनाना है तो वो साइंस है जो इसे कर सकता है। उन्हीं के आग्रह पर 1962 में पहली बार इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च सेटअप करी गई और बाद में आगे चलकर 15 अगस्त 1969 में इसरो को बनाया गया, जो इस स्पेस रिसर्च कमिटी का ही एडवांस्ड फॉर्म था। तो आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ये समझेंगे कि ये मिशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, चंद्रयान 2 और 3 में क्या अंतर है और इसे फेलियर बेस्ड मॉडल क्यों कहा जा रहा है और इन स्पेस मिशन से क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है। इसरो के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। नीडलेस टू मेंशन, जो लोग आप क्लैट या कोई भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्पेस के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। इसरो बेसिकली स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम, इस सब पर फोकस करता है। इसरो हमेशा यही कोशिश करता है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को भारत में ही बनाया जाए ताकि फॉरेन कंट्रीज पर जो निर्भरता होती है वो कम हो जाए। आज तक इसरो ने कई सारे सैटेलाइट्स को सक्सेसफुल स्पेस में भेजा है। 2008 में इसरो ने पहला लूनर मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया। इस मिशन में एक लूनर ऑर्बिटर और एक इंपैक्टर मौजूद था और इसे PSLV-XL रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये एक मेजर बूस्ट था इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया था चांद को एक्सप्लोर करने के लिए। और इस मिशन में कई अचीवमेंट्स रहे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये डिस्कवर हो गया कि मून के सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। इसके बाद 2013 में मंगलयान भेज दिया गया मार्स पर और इसके साथ भारत पहला देश था जो मार्स पर पहुंच चुका था अपने पहले ही अटेम्प्ट में। इसके बाद इसरो ने GSLV Mark 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, जो हैवी सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने में सक्षम था। और गगनयान की तैयारी भी चल रही है, जो पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और प्रज्ञान रोवर मौजूद था। इसको भी सतीश धवन स्पेस स्टेशन के LVM-3 M1 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इसके बाद चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर लूनर ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस हुआ और लैंडर और रोवर भी सक्सेसफुली ऑर्बिटर से अलग हो गया। जो विक्रम लैंडर था वो 21,600 किलोमीटर के गति को कम नहीं कर पाता है और क्रैश हो जाता है। पर पहली बार के लिए ये एक ऐसा मिशन था जो मून के साउथ पोल में लैंड करने वाला था। इससे पहले सारे लैंडिंग्स अलग अलग नेशंस के मून के इक्वेटर के पास हुई थी, पर साउथ पोल एक मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है नेशंस के लिए, क्योंकि ये मून का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर सनलाइट पड़ती ही नहीं है और इस वजह से लैंडिंग और ज्यादा डिफिकल्ट है। अब चंद्रयान 3 तीसरा अटेम्प्ट है इसरो का, जो एक सक्सेसफुल लॉन्च रहा है। इस साल जापानीज हाकुतो R मिशन भी मून पर सॉफ्ट लैंड करने में फेल हुआ था। इससे पहले USA और सोवियत यूनियन ने मून पर जो स्पेसशिप्स भेजे थे वो कई सारे स्पेसशिप्स को क्रैश करने के बाद सक्सेसफुल हुए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मून पर लैंडिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। पर ऐसा क्यों, चलिए थोड़ा समझते हैं। तो मून बेसिकली 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से। जब हम मून को देखते हैं तो लगता है कि काफी पास है, पर ये इतना दूर है कि बाकी की पूरी सोलर सिस्टम इसके अंदर फिट हो सकती है।
और पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि मून तक का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो कोई भी प्रॉब्लम इस लॉन्ग जर्नी में कहीं पर भी अराइज कर सकता है। दूसरा, जब कोई स्पेसक्राफ्ट मून में घुसता है तो उसकी तेजी को रोकने के लिए मून पर एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा हल्का है, यानी कि थिन एटमॉस्फेयर है, जिस वजह से सफिशिएंट फ्रिक्शन वहां पर मौजूद नहीं होता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट की जो स्पीड है वो कम हो सके। इसके लिए प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। प्रोपल्शन माने स्पेसक्राफ्ट को उड़ते टाइम काफी ज्यादा फ्यूल को साथ लेकर के चलना होता है ताकि वो फ्यूल काफी हो सेफ लैंडिंग करने के लिए। पर इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा फ्यूल का मतलब होता है कि स्पेसक्राफ्ट और ज्यादा हैवी हो रहा है, जिसको कैरी करने के लिए और ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तीसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मून में अब कोई जीपीएस तो है नहीं, ना ही कोई सैटेलाइट का नेटवर्क है जिससे एक पर्टिकुलर लोकेशन पर वो लैंड कर पाए। इसका मतलब जो भी कंप्यूटर्स स्पेसशिप पर मौजूद है उन्हें फास्ट कैलकुलेशन करते हुए खुद को लैंड करना होगा। अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता है क्योंकि लास्ट के जो फ्यू किलोमीटर्स है काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन इटसेल्फ, क्योंकि उस समय कई सारी दिक्कतें आ सकती है। एज बिकॉज कंप्यूटर्स को खुद डिसाइड करना होता है, इससे सेंसर्स कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि प्रोपल्शन सिस्टम से काफी ज्यादा धूल उड़ता है और मून के सरफेस भी काफी ज्यादा अनइवन है, जिससे ये मिशन काफी ग्रेव डेंजर भी सफर कर सकता है। तो इससे आपको एक अंदाजा लगा होगा कि ये जो मिशन है ये कितना बड़ा और कितना डिफिकल्ट है। अब चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के सिमिलर ही बनाया गया, पर चंद्रयान 2 में जो गलतियां थी उनको सुधारा गया है और कई सारे एंटिसिपेटेड मुश्किलों को भी कंसीडर किया गया है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर है, पर ऑर्बिटर इसमें नहीं है क्योंकि वो तो लास्ट मिशन से पहले ही मौजूद है। चंद्रयान 2 का सिर्फ लैंडर जो कि विक्रम था, सिर्फ वो फेल हुआ था। इसके अलावा उस मिशन का बाकी सब कुछ बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। इस कारण चंद्रयान 3 में विक्रम को ज्यादा मजबूत बनाया गया ताकि वो ज्यादा झटका सहन कर पाए। इस बार अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो ये पहली बार होगा कि कोई मून के साउथ पोल में लैंड करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मून का जो साउथ पोल वाला हिस्सा है उसमें कभी भी सनलाइट नहीं पड़ती। अर्थ से हमें मून का हमेशा एक ही साइड दिखता है और मून के दूसरे साइड को अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसका मेन रीजन है टाइडल लॉक, यानी जितना समय मून को अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगता है, ठीक उतना ही समय मून को अपने एक्सिस में भी एक बार घूमने के लिए लगता है और इसी वजह से हमें मून का हमेशा एक ही साइड अर्थ से दिखता है। अगर ये लैंडिंग सक्सेसफुल रही तो पहली बार मून से आइस का सैंपल लिया जा पाएगा। कहा जाता है कि साउथ पोल के पास ढेर सारा पानी है और 2008 में इस चीज को कंफर्म भी किया गया था, जब चंद्रयान 1 को जानबूझ करके साउथ पोल में क्रैश कर दिया गया था। इसके अलावा सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य भी सामने आएंगे, जैसे कि मून खुद कैसे बना और बाकी की जो पूरे सोलर सिस्टम है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग। बहुत से रेयर अर्थ मिनरल्स भी यहां मिलने की संभावना है। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करेगा। भारत में स्पेस साइंस और ज्यादा डेवलप्ड होगा। करंटली स्पेस $600 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसका सिर्फ 2% इंडिया है, और अगर इंडिया इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाता है तो कई ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। स्टार्टअप्स भी इस सेक्टर में एंटर कर पाएंगे और इसके अलावा इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में एलिट क्लब नेशंस में काउंट किया जाएगा, यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना के साथ। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इंडिया इन स्पेस मिशंस को काफी लो बजट में कंप्लीट करता है। जो इसरो का एनुअल बजट है वो $2 बिलियन के करीब है, वहीं नासा का $22 बिलियन, यानी कि 10 गुना ज्यादा इसरो से।
चंद्रयान 3 को 615 करोड़ में कंप्लीट किया गया, जबकि आदि पुरुष मूवी की ही 600 करोड़ की बजट थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना कॉस्ट इफेक्टिवली सारे मिशंस को कंप्लीट करने में सक्षम है। पर इसी के साथ एक शिकायत की बात भी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेस प्रोग्राम्स के लिए ₹12,543.91 करोड़ अलोकेट किया है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि जीडीपी का सिर्फ 0.23% है। अलग अलग बहुत से सेक्टर्स इंडिया में है जो इवॉल्विंग है, उनमें से एक है स्पेस। इसरो की दाद देनी होगी कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने खुद के मनोबल पे इतने बड़े बड़े मिशंस को अंजाम देता है, पर हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को वाकई में अब इस पर सोच विचार करने की जरूरत है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपने आवाज को पहुंचाए गवर्नमेंट तक। एक इतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को अगर और सपोर्ट मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि इसका अंजाम कितना बढ़िया निकल करके आ सकता है। वही थे जिन्होंने समझा था कि ऑर्थोडॉक्स अंधविश्वासी भारत को अगर कोई सरहद तक पहुंचा सकता है तो वो साइंस है। इस नेग्लिजेंस का एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं हमारे अलग अलग सेक्टर्स, उनमें से एक मेजर बॉडी है इंडियन आर्मी। तो वाकई में इस पर अब सोच विचार की ज़रूरत है। आशा है कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।